जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। परसों एक सेमिनार हुआ क्लॉज में, सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, दिल्ली का एक बहुत फेमस थिंक टैंक है। और इस सेमिनार के अंदर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष यानी कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जो चीफ्स हैं, इन्होंने शिरकत करी। ये वर्चुअल सेमिनार था और इस सेमिनार के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम नरवणे ने जो बातें करी वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे देश के अंदर इलेक्शन है और इतनी महत्वपूर्ण विषयों पर जो इन्होंने बात करी या जो चीज़ें हाईलाइट करी वो मीडिया के अंदर उस तरीके से नहीं आई, क्योंकि फोकस पूरा का पूरा भी फिलहाल एक्सक्यूज मी उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है। तो इन्होंने क्या क्या मुख्य बातें करी मैं वो आपको बताऊंगा एक एक करके। उन्होंने अंग्रेजी में क्या किया कहा, पहले मैं वो पढ़ के बताऊंगा और फिर मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा वीडियो ये लंबा हो सकता है, लेकिन आपके जानकारी के लिए ये अच्छा होगा, खास तौर से वो लोग जो फौज और फौज के रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज हैं, जो फौज की जो सोच है और जो सामरिक दृष्टिकोण से जो शौक रखते हैं समझने का चीज़ों को, उनके लिए ये वीडियो वाकई ही दिलचस्प और काम का होगा। अब सबसे पहली जो चीज जनरल साहब ने ये कही, उन्होंने कहा अंग्रेजी में, कोट, डेवलपमेंट्स इन अफगानिस्तान हैव अगेन ब्रॉट टू फोकस द यूज ऑफ प्रॉक्सीज एंड नॉन स्टेट एक्टर्स टू decisive effects. These actors thrive on local conditions, innovatively exploit low cost options to devastating impact, and create conditions that limit the full use of sophisticated capabilities available to the state. अब उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट हमने देखा कि कैसे प्रॉक्सीज और नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन किस तरीके से उन्होंने लोकल कंडीशंस का फायदा उठाया। लोकल कंडीशंस, उन्होंने इस्लाम का सहारा लिया और उन्होंने ये नैरेटिव दिया कि अमरीकी अफगानिस्तान के अंदर हैं, उनकी सेनाएं हैं, काफिरों की फौज है और काफिरों से हमको अपने इस्लामिक लैंड को आज़ाद कराना है। अब अफगानिस्तान हाईली रिलीजियस लोग हैं, एजुकेशन है नहीं, सिर्फ कुरान की पढ़ाई होती है, तो उनके लिए ये बहुत ही जज्बाती बात हो जाती है। और ऐसे में उनके जज्बात को, इस्लामिक जज्बात को एक्सप्लॉइट करके और इन लोगों ने एक माहौल बनाया और इस माहौल के चलते उन्होंने हल्के कीमत में कम पैसा खर्च करके और बहुत बड़े गेन हासिल कर लिए। अब कम खर्चा कैसे हुआ आपने देखा होगा, अगर आप ध्यान उस टाइम की तस्वीरों की तरफ ले जाएं तो मोटरसाइकिलों पर, कुर्ते पजामों में, सलवार कमीज़ों में एक AK-47 टांगी हुई और अपना दौड़े चले जा रहे हैं और भागे चले जा रहे हैं और शहर के शहर पे कब्जा किए जा रहे हैं। अब उन्होंने ये जनरल साहब कहते हैं कि ये लो कॉस्ट ऑप्शन से और लोकल कंडीशंस को अपने अनुकूल बनाकर और उनको एक्सप्लॉइट करने से इन्होंने जिस तरीके से ये काम किया उसका डेविस्टेटिंग इफेक्ट था। और उसका डेविस्टेटिंग इफेक्ट ये था कि शहर के बाद शहर जो है वो गिरते चले जा रहे थे और अमेरिका और अफगानिस्तान जैसी फौज जो है, अफगानिस्तान की फौज के बाद बहुत असला बारूद और आधुनिक साजो सामान था, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए? क्योंकि अगर ये इस्तेमाल होता तो लाखों की तादाद में आम नागरिक मारे जाते और बहुत बड़ी भारी तबाही होती। और इसी उम्मीद से ये लोग पीछे हटते गए कि काबुल पे आकर, और जब ये आएंगे तो बातचीत करेंगे, और कुछ इनकी आपस में बातचीत भी हो रही थी अमेरिकनों की और तालिबानियों की। तो तालिबानी ने कुछ अमरीकियों को भरोसा भी दिया था, तो कुछ ऐसी गलत फहमियों के चलते ये काम हुआ।
तो ये जनरल साहब ने इस चीज को हाईलाइट किया। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि आई विश टू रीइटरेट दैट इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स द ट्रुप्स ऑन फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन ready and in a high state of alertness may not be the ones to face first wave of aggression। ये बड़ी दिलचस्प बात करी उन्होंने, ये कहा और उन्होंने इसके ऊपर बल दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो युद्ध होंगे उसके अंदर जो सबसे अग्रिम चौकियों पर हमारे जो सैनिक हैं, जो मुस्तैद हैं, जो अलर्ट हैं और जो बिल्कुल पूरी तरह से तैनात हैं, चौकन्ने हैं, उनके ऊपर पहला प्रहार नहीं होगा। और जो पहला जो हमला होगा, जो पुरानी लड़ाइयों में हमेशा अग्रिम सैनिकों के ऊपर होता था, वो अब आने वाले समय में नहीं होगा। अब इस चीज की बात मैं आपको उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप अपना ध्यान अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई में ले जाएं। यहां पर अग्रिम जो सैनिक थे, फॉरवर्ड ट्रूप्स थे, उनके ऊपर हमला नहीं हुआ। किनके ऊपर हमला हुआ? आर्टिलरी पोजीशंस के ऊपर हुआ, एयर डिफेंस पोजीशंस पे हुआ, जो कि फॉरवर्ड लाइन से काफी पीछे होती हैं। और किसने किया? हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन्स ने किया। छोटी कमजोर सेना ने बड़ी और मजबूत सेना को ड्रोन्स की मदद से हरा दिया। ये आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में बिल्कुल सामने आया। और ये भी सामने आया कि जो आगे जो सैनिक खड़ा हुआ था सरहद के ऊपर, उसके ऊपर पहला हमला नहीं हुआ। पहला हमला लॉजिस्टिक बेसिस पर हुआ, आपकी आर्टिलरी पोजीशंस पे हुआ, एयर बेसिस पे हुआ, एयर डिफेंस की जो यूनिट्स हैं उनके ऊपर हुआ, पीछे हुआ। तो ये चीज जनरल नरवणे साहब इस बात से उनका कहने का मतलब ये। और तीसरी बात वो ये कहते हैं, मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स and concepts have struggled to keep pace with this change and stay relevant. The military lexicon has expanded and traditional definitions have undergone a review. यानी कि जो फौज की जो रणनीतियां हैं, जो उनके जो तौर तरीके हैं युद्ध लड़ने के, ये इस इतनी तेजी से लड़ाई में बदलाव आ रहे हैं, लड़ाई लड़ने के तरीके में बदलाव आ रहे हैं कि उसके साथ कदम से कदम मिला के रखना मुश्किल हो गया है। जितनी भी ये जो पारंपरिक सेनाएं हैं, इनको कदम से कदम मिलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो बैटलफील्ड का जो दृश्य है वो इतनी स्पीड से बदली हो रहा है कि उससे पेस नहीं मिला पा रहे हैं। और जो भी फौज की भाषा है, जो भी टैक्टिक्स है, वो उससे मैच नहीं कर पा रही है। जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से, जितनी तेजी से बैटलफील्ड में आ रही है, और जिस तरीके से जो पूरा सिस्टम जो है वो अब एक किस्म से प्रेशर पे है बदलाव की वजह से, तो वो सेनाएं जो हैं वो उसके साथ कदम से कदम नहीं मिला पा रही हैं। और ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी आधुनिक सेना के लिए। चौथी चीज वो कहते हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर है, ये अभी तक कायम है। और इसका श्रेय वो ये अपने आप को देते हैं। कहते हैं कि ये इस वजह से है कि हमने जो नेगोशिएशन किए थे वो एक मजबूती के पोजीशन से किए थे, और इसलिए ये अभी तक कायम है। उन्होंने ये कहा था, बेसिकली अंग्रेजी में अगर मैं पढ़ के बताऊं, ही सेड The ceasefire on the line of control continues to hold because we have negotiated from position of strength. अब ये उन्होंने कहा आर्मी चीफ ने, लेकिन इसका एकदम से ISPR, DG ISPR की तरफ से एक रिबटल आया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, और हमने ये सीज फायर इसलिए किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे गोलियों की वजह से कश्मीरियों को परेशानी हो। आपको याद होगा कि पाकिस्तानी फायरिंग में बहुत सारे लोकल कश्मीरियों की जाने गई, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को नुकसान हुआ, और बहुत सारी तबाही पाकिस्तानी गोलाबारी ने हमारे कश्मीर के अंदर फैलाई। तो मेरे ख्याल से जब वो ये कहते हैं इस तरीके की बात, तो इसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा है, और ये अपने आप में एक फेस सेविंग देख रहे हैं। दरअसल बात ये है कि पाकिस्तान को
ये मालूम था कि इंडिया की स्ट्रेंथ अभी बहुत है, इकोनॉमी बहुत बढ़िया है और पाकिस्तान के मुकाबले, और अब उनकी वो न्यूक्लियर गीदड़ धमकी भभकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज़रूरत पड़ने पर हम सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी के बाद भी करी वैसी फिर कर सकते हैं, या बालाकोट की तरह हम फिर से अंदर घुस के और आपको तबाही का मंजर पेश कर सकते हैं। तो जब हमारे चीफ कहते हैं कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, तो वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ उड़ी से, बालाकोट से और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हम एक गोली का जवाब 10 गोलों से जो दिया हमने, और पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी ह्यूमन और इकोनॉमिक कॉस्ट जो हमने थोपी, ये उसी का नतीजा था कि पाकिस्तान दौड़ते हुए आया हाथ जोड़ते हुए कि हमें सीज फायर दे दो, और हमने उसको ऑब्लाइज किया। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था और हमें पाकिस्तान के ऊपर निरंतर प्रेशर बना के रखना चाहिए था, लेकिन हम तो एक बहुत ही छोटे लेवल के एनालिस्ट हैं, तो लेकिन देश की सेना और देश के जो नेता हैं इनके पास बहुत सारे इनपुट होते हैं, और जो भी इन्होंने किया बड़े सोच समझ के और देश हित में किया, इसमें कोई दो राय नहीं। पांचवी बात जनरल नरवणे ने कही, वो इजराइल और हमास के युद्ध के संदर्भ में कही। उन्होंने कहा, द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट लास्ट ईयर has firmly underscored the power of artificial intelligence. The more recent strike in the last month on the UAE by Yemen's Houthi rebels using armed drones and missiles reflect rapid proliferation of these disruptive technologies to wide range of actors which have devastating effect. तो उन्होंने कहा कि इजराइल और हमास के युद्ध में लास्ट ईयर हमने देखा कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काम किया, और हमने देखा कि कैसे हमास ने दुनिया भर के रॉकेट्स इजराइल के ऊपर दागे, और इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने बहुत सारे 90% जो अटैक्स थे उनको ध्वस्त किया, और अपने शहरियों की जान और माल की सुरक्षा उन्होंने करी। उन्होंने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हवाला दिया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रेलिवेंस है वो एनालिटिकल रेलिवेंस है, कि कहाँ से रॉकेट उड़ा है और वो कहाँ जाके गिरेगा, उसकी ट्रेजेक्ट्री तय करना, और फिर उस ट्रेजेक्ट्री को तय करके और उसको बीच में इंटरसेप्ट करना। तो ये सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत बेहतर तरीके से किया। इस बात को जनरल नरवणे हाईलाइट कर रहे थे। और भी चीज़ें होंगी जो मेरे को खैर मालूम नहीं है, मेरे को सिर्फ ये मालूम था तो मैंने इसको बताया। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही वो ये कि हूती रेबल जो यमन में हूती रेबल है, ईरानियन सपोर्टेड रेबल्स हैं, उन्होंने यूएई के ऊपर हमले करे, ड्रोन्स के हमले करे और मिसाइल्स के हमले करे। इनफैक्ट वो सऊदी अरेबिया में करते रहते हैं। तो ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं। ये बैटलफील्ड में मिसाइल्स तो खैर काफ़ी दिनों से हैं, लेकिन ये ड्रोन्स जो हैं, आर्म ड्रोन्स, ये नया फिनोमेना है। अमेरिका ने शुरू किया था अफगानिस्तान के अंदर प्रेडेटर ड्रोन्स। वो बहुत बड़े किस्म के ड्रोन हैं, बहुत महंगे हैं और उनकी बहुत लॉन्ग रेंज रीच है, स्ट्रेटेजिक रीच है उनकी। लेकिन जो हूती रेबल्स ने जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, ये बहुत लो कॉस्ट है। इनका एनालिसिस हुआ है तो कुछ तो प्लाईवुड के बने हुए हैं, बहुत ही सस्ते मटेरियल के हैं, और अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नेविगेशन करके टारगेट को आइडेंटिफाई करके और उसके अंदर जाके टकरा के अपने आप को एक्सप्लोड करते हैं ये। तो ये इस तरीके के ड्रोन है, बहुत महंगे ड्रोन नहीं है, और ये एक बहुत बड़ी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है कि इतने सस्ते में आतंकवादियों के हाथ ये टेक्नोलॉजी लगने के बाद बहुत भारी नुकसान कर सकते हैं। अगर इतना बड़ा नुकसान अगर ये एक्चुअल में कामयाब होते तो यूएई के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अच्छा हुआ कि वो नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो एयर डिफेंस है अमेरिका मदद करता है और बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने वो सारी मिसाइल्स और ड्रोन्स को ख़त्म कर दिया।
लेकिन इसके बहुत दूरगामी और विनाशकारी परिणाम हो सकते थे। तो इस चीज़ को हमारे जो चीफ हैं वो हाईलाइट कर रहे हैं। फिर छठी चीज़ वो ये कहते हैं, आई कोट, वी फेस यूनिक सब्सटैंशियल मल्टी डोमेन चैलेंजेस, disputed borders with nuclear neighbors coupled with state-sponsored proxy war stretches our security apparatus and resources. उनका कहने का मतलब था कि इंडिया एक बहुत ही यूनिक चैलेंज फेस कर रहा है, जिसके अंदर दो न्यूक्लियर आर्म्ड हमारे नेबर्स हैं, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, और ये प्रॉक्सी वॉर का सहारा ले रहे हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारे पूर्वोत्तर में चाइना जो है आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, मणिपुरी और नागा आतंकवादियों को चाइना सपोर्ट करता है वेपन से, मटेरियल से, पैसे से। और इधर हमारा वेस्टर्न नेबर है पाकिस्तान, वो कश्मीर के अंदर आतंकवाद भेजने का प्रयास करता है, हमेशा 24 घंटे करता रहता है। और भारत के अंदर भी, मेन लैंड के अंदर भी इस तरीके के प्रयास उसके जारी रहते हैं। और आए दिन हम देखते हैं कि ISI सपोर्टेड टेररिस्ट जो है वो इंडिया के अंदर पकड़े जाते हैं, और हमारी NIA इस मामले में बिल्कुल सतर्क है और बहुत ही काबिल तारीफ काम कर रही है कि हम लोगों ने आतंकवाद की घटनाएं जो हैं देश के अंदर एक तरीके से रोक ली हैं, उनके ऊपर उनको थाम दिया है। सातवीं बात जो जनरल नरवणे का जो 7th पॉइंट था वो ये कहते हैं, आर एडवर्सरीज शैल कंटिन्यू विद देयर एफर्ट्स टू अचीव देयर स्ट्रेटेजिक एम्स शॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बाय यूज ऑफ ग्रे जोन एक्टिविटीज इन पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक डोमेन्स एंड डू सो इन अ कंक्लूसिव मैनर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि जो उनके जो स्ट्रेटेजिक एम्स हैं, हमारे जो दुश्मनों के जो स्ट्रेटेजिक एम्स हैं, उनको प्राप्त करने के लिए वो ग्रे जोन एक्टिविटीज़ में क्या क्या आएगा? ग्रे जोन एक्टिविटीज़ के अंदर आतंकवाद है, नकली करेंसी का भेजना है, ड्रग्स की सप्लाई है, अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए नकली सामान की बात है। फिर जो आपके डिसग्रंटल्ड ग्रुप्स हैं उनकी फंडिंग करके देश के अंदर देश की डेमोक्रेटिक व्यवस्था को एक्सप्लॉइट करके और आपके देश के अंदर डिसरप्शन पैदा करना। हमने देखा कैसे CAA के दौरान डिसरप्शन पैदा किया गया। हमने देखा कि कैसे किसान का मुद्दा उठाकर और जो एक देश के अंदर एक बहुत बड़ा जो क्रांतिकारी जो बदलाव आ रहा था इन किसान कानूनों की वजह से, उनको वापस लेने पे सरकार को मजबूर कर दिया। वो किस वजह से हुई मजबूर? क्योंकि इतने सारे धरने प्रदर्शन हो गए और इतना सारा तमाशा हो गया। इसके लिए पैसा कहाँ से आया, फंडिंग कहाँ से आई, कहाँ से प्रेरणा मिल रही थी, ये सारी चीज़ें आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रही होगी। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये चाइनीज और पाकिस्तानी फंडेड थे, दोनों के दोनों, बट मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे इस तरीके की एक्टिविटीज करके आप देश को घुटने पर ला सकते हैं, देश को मजबूर कर सकते हैं। वो जनरल नरवणे जब बात कर रहे हैं ग्रे जोन एक्टिविटी की, तो वो इनकी बात कर रहे हैं। और आखिरी में उन्होंने जब कंक्लूड किया तो उन्होंने ये कहा कि इन ऑर्डर टू मीट ऑल दीज चैलेंजेस, Indian Army along with other two services, that is the Navy and the Air Force, is undertaking a number of initiatives to stay a step ahead. बिल्कुल आसान भाषा में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना, इनके साथ मिलकर, तीनों सेना एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसे कदम उठा रही हैं कि इन सारी एक्टिविटीज़ और इन सारे चैलेंजेस, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ऐसे कदम उठा रही हैं कि इनसे आगे रहा जाए। इनसे एक कदम आगे रहेंगे तभी हम इनको हैंडल कर पाएंगे
और तभी ये सारी कार्रवाई देश के हित में हो पाएगी। तो ये जनरल MM नरवणे का क्लॉज का जो भाषण था या जो उनका तर्जिया था वो मैंने आपके सामने पेश किया। आई एम श्योर आपको ये ठीक लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत ही शॉर्ट रखने का प्रयास किया है। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।